क्या एक और इंडिया पाकिस्तान जंग होने जा रही है? क्या इंडिया की कसियानी बिल्ली अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए खंबा नोचने वाली है और फिर हमला करेगी? ये सवालात हैं जो इस वक्त फजा में मंडला रहे हैं और हम उसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हेलो एंड वेलकम टू हैप्पी टॉक्स। मेरा नाम फरूख बिताफी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और उसके साथ साथ बेल के आइकॉन को दबाइए और जो सोशल्स आपके सामने नजर आ रहे हैं उनको भी फॉलो कर लीजिए और मेरा QR कोड भी आपके सामने होगा, उसको भी फॉलो स्कैन करके मेरे व्हाट्सएप चैनल तक पहुंच जाइए। तो अब सवाल ये है कि क्या ऐसा होने वाला, ये नहीं होने वाला। कम अज कम अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया की बातें सुने तो आपको लगता जरूर है कि कुछ हो सकता है। और उसके अंदर जारी बात है कि एक साइड पे तो इंडिया का जो नुकसान हुआ पिछली जंग से उसका अजाला करने की कोशिश हो सकती है। और फिर अगर आपने बुनियादी जो स्टेटमेंट्स देखी हैं इंडिया के आर्मी चीफ ने कोई ट्रम्प बात की, उसी तरह से उनका एक सीरियस होता है जो बेसिकली रिटायर्ड जनरल को वर्दी पहना के बैठा देते हैं। होता वो बाबू है, उसका काम कुछ और होता है, लेकिन बहरहाल उसको जर्नल कहते हैं, जनरल अनिल चौहान। और फिर उनके जो एयरफोर्स के एक चीफ हैं जो इतने ज़्यादा निकम्मे हैं कि सिर्फ बातों से ही अब सारी दुनिया को टालने की कोशिश करते हैं। और उनकी कॉम्पिटेंस हमने देख ली इंडिया पाकिस्तान के मार्के में, जिसके अंदर अगर वो कॉम्पिटेंट होते तो इतने जहाज ना गिरते। तो एक साइड पे तो वो स्टेटमेंट थी, दूसरी साइड पे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जिनका डिफेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, जो मेरे ख्याल में हिस्ट्री या जोग्राफिया या ऐसे किसी सब्जेक्ट के प्रोफेसर रहे हैं। और वो जिनकी आपने वीडियो देखी होगी कि जब राफेल जहाज आए उसकी इंडक्शन के वक्त उन्होंने शास्त्र पूजा की, उसकी पूजा की राफेल की। मेरे ख्याल में उन्हीं में से गिरा भी है। खैर, एक साइड पे वो हो गया। फिर मोदी खुद क्या फरमा रहे हैं कि जी मैं आसिम मुनीर से बदला लूंगा क्योंकि हमने सिर्फ दहशतगर्दों को मारने की कोशिश की, तुमने हम पे हमला कर दिया, अब हम फिर हमला करेंगे। अच्छा, ये सारी की सारी गिदड़ बकरियां तो हो रही हैं। क्या इसका मतलब ये है कि देयर इज गोइंग टू बी अ वॉर? ये भी याद रखें कि इंडिया की जो मौजूदा क़यादत है, मोदी हो गया, अमित शाह हो गया, राजनाथ सिंह भी हो गया, बाकी लोग भी, उनके फैसलों से का ताल्लुक मंतक से नहीं है। और मंतक जो है ज़ाहिर बात है कि कोई भी घड़ी जा सकती है। जैसे जब 2019 के अंदर जहाज भेजे थे पाकिस्तान की बाउंड्री में, तो उस वक्त मसूद ने फरमाया था कि मैंने कहा कि अपने जहाज़ों को लेके क्लाउड कवर के अंदर जाओ, बादल है तो उससे रडार भी नहीं आएंगे। अब कोई इनको समझाए कि रडार उस तरह नहीं काम करते जैसे आपका दिमाग काम करता है। ठीक है, ये चीज़ें रडार बहुत तरीकों से डिटेक्ट कर देते हैं कि जहाज कहाँ पे है, और बादल उसको क्लाउड कवर नहीं दे सकता। खैर, तो मंतक का कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बात तो तय है कि अगर जो कंसिक्वेंसेस हैं उनको बस सोचे बगैर कुछ काम करना चाहिए और जिसके अंदर फिक्र ना हो कि आगे क्या होगा, डेस्परेशन में तो कर सकते हैं। दैट इज अ गिवन एंड मोदी इज टोटली इन कंट्रोल। आपको कोई कहे कि फलाने एक बाग दौड़ संभाली हुई है, फलाने कुछ किया हुआ, सारा झूठ है। मोदी के जहन में जो कुछ आएगा वो कर सकता है। और ये जो इनके सूरमा हैं, सूरमा बने फिरते हैं आर्मी के जर्नैल, उनकी कुछ नहीं चलती। ठीक है, एक लफ्ज है जो इंडियन फिल्म में यूज करती है, मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसका मतलब डरपोक बनता है। अगर मॉरल खर्चेज होती तो आज तक इस तरह से आर्मी इस्तेमाल होती थी। एक नर का बच्चा है और उसका नाम है जनरल पांडे। जनरल पांडे के बारे में सारे लोगों ने कह रखा था कि जी वो नागपुर से है तो इसका मतलब ये होगा कि वो आरएसएस का है। लेकिन उनके जमाने में एक दफा भी फौज ने अपने आप को अलाउ नहीं किया कि वो इस तरह के किसी वाकये में फंसे। जनरल द्विवेदी जो अभी आर्मी चीफ है, वो उनके हैंड पिक थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस मैन कुड नॉट शो दैट ही हैज द सेम काइंड ऑफ मॉरल फाइबर और कार्नेज, और इसलिए उन्होंने अपनी फौज को इस्तेमाल होने दिया, अपनी आर्मड फोर्सेस को इस्तेमाल होने दिया, और खुद टीवी पे आके अजीब अजीब बातें भी कर रहे हैं। अच्छा, एक साइड पे तो ये स्टेटमेंट्स हैं और दूसरी साइड पे ये भी है कि जो इनका अगर जहन में मोदी जी के आ गया कुछ तो हो सकता है, लेकिन क्या होगा उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। और वो मेंटल जो उनकी है ना, मॉरल मॉरल भी ना कहें, मोरल, उसके बारे में समझाना चाहता हूँ। 2019 के अंदर जब इन्होंने पाकिस्तान में अपने जहाज भेजे तो क्या हुआ, एक हमने डाउन कर लिया, उसके बाद उनका पायलट पकड़ के उनको गुलदस्ते की तरफ पहुंचाया। उसके बाद अभी जो अटैक हुआ उसके अंदर जहाज तो बहुत सारे थे, 150 का कवर था हाल में। जब वो उन्होंने मिसाइल जो है ना वो अपनी सीमा से, अपनी बाउंड्री से, अपने हद से उन्होंने फेंके, उस वक्त जो है वो इस साइड पे नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर आते तो फिर गिरने का डर था और वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, फिर जहाज गिर गया, जहाज जो गिरे 6-7 जितने भी गिरे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ कि उन्होंने 48 घंटे, और ये अनिल चौहान जो सीरियस है खुद कह रहे हैं कि 48 घंटे के लिए हमने जहाज को ग्राउंड कर दिया। कहने का तरीका ये था कि जो भी खामी थी हमने ये पूछा कि क्यों हुआ, और उसके बाद जो भी था हमने 48 घंटे में उसको ठीक कर लिया और फिर हमारे जहाज उड़ गए और फिर हमने अटैक किया। अच्छा, वो हो गया। इसका मतलब ये है कि दे इज सम इंक्रीमेंटल चेंज। उसके बाद भी जब इन्होंने जहाज उड़ाए तो, और जब हमारे मुल्क के अंदर डीप जो है ना उन्होंने अटैक करने की कोशिश की मिसाइल्स के जरिए से, तो उस वक्त भी उनके जो जहाज थे वो हमारी बाउंड्री से और ज्यादा दूर हो गए, क्योंकि उनको PL-15 का, हमारे जहाज़ों का, हमारे किल चेन का बहुत डर था।
اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں انڈیا کی ایویشن انڈسٹری بھی بہت زیادہ افیکٹ میں آئی ہے سائیکولوجیکل فیئر کی وجہ سے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کچھ اٹیک کرنا بھی چاہیں تو یہ ایسا کوئی نہیں کر سکتے جس کے اندر پرسنل جو ہے ان کو خطرہ ہو. ڈرون وہ بیچ سکتے ہیں لیکن ڈرون بیچ کے کیا کر لیں گے؟ یار تمہارے ڈرون تو ہمارے بھی ہوں گے. اس وقت انڈیا بالکل اکیلا تھا. پاکستان کے بارے میں انڈیا کہتا تھا کہ پاکستان اکیلا ہے, لیکن اصل میں انڈیا اکیلا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ کیا, لیکن پھر بھی انڈیا کے بہت سارے ایگریمنٹس تھے, بہت سپورٹرز تھے, ان میں سے کسی نے اس کی مدد نہیں کی. اس وقت کی بات ہے جب کم از کم آن پیپر دے کوڈ کلیم کہ وی آر ہرٹنگ اور وی ہیو ٹو ٹیک ایکشن, رائٹ. حالانکہ اس کا بھی انہوں نے ایویڈنس نہیں دیا. انکمپیٹنس کی حد ہے کہ آج تک وہ ٹیررسٹ جو اللیجڈ ٹیررسٹ ہیں, اللیجڈ تو نہیں ہے خیر, انہوں نے انسانوں کو مارا ہے, لیکن فالس فلیگ ہے یا ٹیررسٹ ہے, وی ڈونٹ نو, لیکن آج تک وہ لوگ پکڑے نہیں گئے. انہوں نے آج تک ایویڈنس دنیا کے سامنے نہیں رکھا. جب ایویڈنس کے لیے بٹھایا لوگوں کو, میڈیا کو, تو میڈیا والے اور امبیسڈرز نکل کے خود کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے نا یہ اس کی 2011 کی کیا نام ہے اس کا, اسامہ بن لادن کی کہانیاں سنا رہے تھے, ایویڈنس کو نہیں دکھایا, اور ممبئی کی بات کر رہے تھے. اب یہ ممبئی تو نہیں تھا. تو پھر بھی ایک ایکسکیوز بن سکتا تھا, اور اس کے باوجود بھی دنیا ساتھ کھڑی. ابھی تو کوئی ایکسکیوز نہیں. کیا اب آپ ڈیسپریشن کے اس لیول پہ آ گئے ہیں جہاں پہ یو آر گوئنگ ٹو ایکچولی یوز اٹ اور لوز اٹ؟ اب یہ سوال بنتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ان کے ڈیسپریشن کی وہ لمٹ یا وہ لیول نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی کو انڈیا کے ڈوبنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. انڈیا جتنا نقصان میں ہوگا اس کو کوئی فرق نہیں ہے اگر وہ حکومت میں بیٹھا ہوا ہے. اور بڑے لوگوں نے کہا کہ جی مودی گئے 75 سال, ہمیں بھی انڈینز ہی کال کر کے بتاتے تھے, لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ابھی تک بیٹھا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہنا شروع ہو گیا بہار میں ہار گیا تو پھر یہ ہوگا. بھائی ایک تو پہلے دیکھنا ہے کہ بہار میں ہار بھی سکتا ہے یا نہیں, کیونکہ ایس آئی آر کے ذریعے سب کچھ چینج کر دیا. دوسرا یہ تھوڑا آگے کرتے ہیں, آپ پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیں گے. بات سمپل ہے, مودی کو کوئی ڈائریکٹ تھریٹ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا. جب تک وہ نہیں آتا, اور جس طرح کی انکمپیٹنٹ ان کے سارے انسٹیٹیوشن بن گئے ہیں, فوج کی تو حالت ہم نے بتا دی, جوڈیشری کی حالت ہے کہ چیف جسٹس انڈیا کو ایک بندہ سناتن دھرم کے نام پہ جوتا مار گیا. ٹھیک ہے, یہ پرسوں کی بات ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اسی طرح میڈیا کا تو آپ نے دیکھا ہے ان کے ٹی وی پہ کھڑے ہو کس طرح مجرا کر رہے ہوتے ہیں بھائی صاحب. اچھا, پھر اس کے بعد دیگر بھی انٹلیکچوئل سب کوئی چند اچھے لوگ ہوں گے, لیکن وہ مودی کو کیسے اٹیک کیا؟ اٹ از ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف سچویشن. اگر مودی کا کسی دن جی چاہا تو وہ چھوڑ دے گا, ورنہ نہیں چھوڑے گا, ورنہ 2029 تک تو بیٹھا ہوگا. تو ویئر از ڈیسپریشن؟ اگر ڈیسپریشن نہیں ہے تو وہ کیوں کرے گا؟ ہاں, الیکشن جیتنے کے لیے یہ بات ہو سکتی ہے کہ ویسے سخت باتیں کرے جس سے لوگوں کا دل خوش ہو, اور انڈیا کے مینٹل اسٹیٹ تو انہوں نے ویسے خراب کر دیا, مانسک سنتولن کو انہوں نے کمپرومائز کر دیا ہے, اور وہ بیلنس میں نہیں ہے. بٹ ڈیسپریشن نہیں ہے. الیکشن کے لیے الفاظ کافی ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ الیکشن بھی بالکل سر پہ آ گیا, اناؤنس ہو گیا, اگلے مہینے الیکشن ہے, تو ایک مہینے کے اندر آپ کیسے جو ہے نا وہ کر لیں گے؟ اور میرا نہیں خیال کہ بہار اتنا بڑا چیلنج ہے کہ جس کے لیے آپ کو ایک جنگ کرنی پڑے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کوئی بول فرام دا بلو آ جائے, لیکن اگر آپ کا انڈینس کہتے ہیں کہ مودی جا رہا ہے, مودی کو یہ دھمکی ہے, یہ خطرہ ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ کمپیوٹس, بیکاز ہی از دیئر اینڈ ہی ہیز بین دیئر ڈسپائٹ دیئر پریڈکشنز. یہ ہو جائے گا تو یہ ہوگا, وہ سب آئے اور سب چلے گئے. اب آ جائیں ان کی, جو میں نے مورال کی بات کی, تو کیا جب ان کی حالت تھی کہ انہوں نے 48 گھنٹے تک جہاز نہیں اڑایا, جب ان کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے آ کے جب براموز مارے, تو اس وقت بھی اس کو پراپرلی کور نہیں کر سکے, اور اسی لیے تو ہم اتنے آرام سے جا کے ان کے S-400 کا کباڑا کر کے آ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ they were totally demoralized. Do you think کہ ایک ایئر کور کے باہر کوئی ملک جنگ کر سکتا ہے؟ اپنے ایئر کور کی ایگزامپل دیکھیں تو ایران کا دیکھ لیں, ایران کو کتنی مشکل ہے, بیکاز ہے تو 2 ایئر فورسز ان کی, ایک بسیج کی, ایک ان کی مین ایئر فورس ہے, لیکن اٹ کوڈ ناٹ ایکچولی میچ the kind of attack that was mounted by these Israelis. تو اس لیے یہ جو وہ ایئر کور ہے اس کے باہر کچھ نہیں ہوگا. دوسرا آرمی کی تو حالت اور بھی زیادہ پتلی ہے. اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں, اور یہاں پہ میں انڈیا کے بلینئرز کی بات کروں گا, ان کے جو پونجی پتی ہیں ان کی بات کروں گا. کیوں کروں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ they have been so rich, اور انہوں نے ساری ملک سے نرٹشمنٹ کو کھینچنا شروع کر دیا, اور ہر جگہ سے جہاں غریب کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے وہ کر کے ان کا فائدہ کیا جا رہا ہے. کیا چیز یاد دلاتا ہے؟ کینسر یاد دلاتا ہے. بائی دا وے, مودی جی یا ان کے کسی بندے کو بھی کینسر ہوا, بھائی آپ کو بتا نہیں رہے. خیر, پتہ نہیں امت شاہ ہے یا کوئی ہے جو اس کے ارد گرد کچھ یا خود ہوا ہے. بہرحال یہ بات بھی, کینسر کا سیل کیا ہوتا ہے؟ کینسر کا سیل ایک سیل ہوتا ہے جو اپنے ارد گرد کے تمام نرٹشمنٹ دوسرے جو سیلز ہیں اس کی کھانا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ خود تو بڑا ہو جاتا ہے لیکن ارد گرد کباڑا پھیل جاتا ہے. اسی طرح انڈیا کے بلینئرز نے ہر چیز میں ٹھیکہ لے کے پیسے کمانے کی کوشش کی, اور اس کے لیے کٹنگس ہوئی, اور اس کے اندر انہوں نے اگنی پتھ جو ایک اسکیم لے کے آئے تھے, جس کے اندر ٹھیکے پہ شارٹ ٹرم کے لیے 5 سال کے لیے چند
चंद सालों के लिए, 3-5 साल मुझे याद नहीं, उसके लिए लोगों को इंडक्ट करते हैं, उसके बाद उनको वापस भेज देते हैं। और इस सारे के सारे में जाहिर बात है मकसद तो आरएसएस या बीजेपी या वीएचपी के लोगों को ट्रेन करना है, लेकिन उससे नुकसान ये हुआ है कि फौज के अंदर मोरल और खराब हो गया। उनके इतना बड़ा मुल्क है, इतना अमीर मुल्क है, लेकिन उनकी जो बॉर्डर की फोर्सेस हैं उनके पास खाने को अच्छा खाना नहीं होता। ये तो बात सबको पता है, आपको वीडियोस भी याद होंगे। तो जब ये सारे का सारा काम है, तो डू यू थिंक उनकी फौज जो है वो किसी ऑफेंसिव को माउंट कर सकती है, और वो भी ऐसा ऑफेंसिव? पहले तो फिर भी इंडिया के साथ लिप सर्विस करने वाले लोग थे, अब तो वो भी नहीं होंगे क्योंकि देयर इज नो एक्सक्यूज। और फिर दुनिया को पता चल गया कि इंडिया इज अ पेपर टाइगर। तो विद दैट काइंड ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स मुझे नहीं लगता कि इंडिया विल बी माउंटिंग समथिंग ऑफ दिस। फिर इकोनॉमिक पेन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एक साइड पर आपको पता होगा कि वो जो सैंक्शंस लगे उससे क्या हुआ, फिर मोदी जी ने बहुत अरसे तक इंडिया की इन्हीं पूंजीपतियों को ही खुश करने के लिए ही एक्चुअली कंप्रोमाइज द लोकल बिजनेस। ठीक है, जो डिमोनेटाइजेशन हुई, जीएसटी को तो कुछ ठीक करने की कोशिश किया, लेकिन ये 12-10 साल तक तो चलता रहा, 11 साल तक। और जीएसटी को छोड़ दो ना, फिर भी डिमोनेटाइजेशन से जो गरीब छोटे उसके थे ना, एमएसएमई, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, उनका कबाड़ा निकल गया, खत्म हो गए थे। इसलिए इंडिया की जॉब क्रिएशन हो नहीं रही। और क्योंकि जॉब क्रिएशन नहीं हो रही, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में दूर की नहरें हैं, पाकिस्तान तो खुद ब्रिंक पे बैठा रहा है और अभी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है, लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी है, याद रखिए कि इंडिया का जो वो कहते हैं ना यूथ बल्ज है, वो डिविडेंड तो होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, लेकिन इट इज आल्सो सच अ बिग बर्डन। बिकॉज अगर आपने इकोनॉमी को शेयरिंग करने दिया और सिंक करने दिया, तो वो मेरे ख्याल में स्टालिन का था ना कि 3 मील दूर होता है, 3 खाने दूर होता है कोई भी सोसाइटी एक इनकलाब से। तो इंडिया के अंदर तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और फिर अगर थोड़ा सा भी इकोनॉमी का क्राइसिस बढ़ गया तो उसके बाद क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। यू कैन यूज योर इमेजिनेशन। तो इस वक्त इकोनॉमिक जो वो है स्टेट ऑफ अफेयर्स वो भी अच्छी नहीं है। फिर उनका एक और मसला है, अगर आप इस वक्त लिस्ट उठा के देखें तो उनके पास भांत भांत के टैरे भी हैं, उनके पास टैंक्स भी 4,000 के करीब हमसे ज्यादा है। लेकिन एक तो पाकिस्तान के अंदर 4,000 टैंक्स क्या बेच के करो, राइट? एक तो ये इशू। दूसरा ये है कि उनके जो प्रोक्योर्ड वेपन्स हैं, हमारे साथ गुरबत ने एक फायदा कर लिया। वो ये हुआ कि दुनिया में हर जगह जाता था इंडिया और हमें सैंक्शन लगवाने की कोशिश करता था। उससे फायदा नुकसान हुआ, लेकिन फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हमने प्रोक्योरमेंट की चाइना की मदद से, ज्यादातर चाइना से वेपन्स आए, और फिर हमने उनको इंटीग्रेट करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी, बड़ी मेहनत की। और अगर आप जाएं तो एक्सरसाइजेस में, बाकी चीजों में आपको बार बार ये नजर आएगी। दूसरी साइड पे इंडिया ने क्या किया? रूस की चीज पसंद आई वो खरीद ली, अच्छा इजराइल की चीज पसंद आई वो खरीद ली, फ्रांस का आपने राफेल देख लिया, इसी तरह से अमेरिका से भी ले लिया। अब करते 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 कहीं का जोड़ा हम, तो फिर क्या होगा? भानुमति ने खंबा जोड़ा। अब वो सारी की सारी चीजें इंटीग्रेटेड नहीं होती और एक साथ नहीं चलती। हमारे पास हर चीज एक सिंक में मौजूद है। तो यही हुआ कि हमारे जो वो किल चेन थी, फिर हमारे पास विजुअल्स थे, वो 100% हम देख पा रहे थे कि दुश्मन हमारे साथ एडजस्टेड थिएटर में क्या कर रहा है। इट डिड नॉट हैपन विद इंडिया। इंडिया के तो अपने जो राफेल के पायलट्स हैं उनकी विजिबिलिटी उनके पास ही नहीं थी बहुत सारी, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए फिर जब आप और प्रोक्योर करके लाएंगे तो क्या आप ट्रेन कर पाए? सालों लगते हैं एक नए प्लेटफॉर्म को ऑन बोर्ड करते हुए और उसको जो है मेन स्ट्रीम करते हुए, लोगों को ट्रेन करते हुए। दैट डिड नॉट हैव टाइम। 5 महीने में, अभी 4 महीने में मेरे ख्याल में, मई से आप गिन लें, 5 महीने हो गए। तो अब इस सारी के सारी स्टेट ऑफ अफेयर्स में आप मुझे खुद बताएं वो कैसे करेंगे। अच्छा, रह गई बात एक जिसको कहते हैं नेवी, और नेवी के जरिए उनके ख्वाब हैं, वो आपको याद होगा, वो मुझे उनका उल्टा नाम याद आ रहा है, लेकिन जो भी है, बहरहाल वो एक रिटायर्ड मेजर है, और पता नहीं, बहरहाल उसका जो निकनेम बना दिया लोगों ने वो याद आ रहा है, लेकिन मैं वो जिक्र नहीं करूंगा, मैं लोगों का नाम नहीं बिगाड़ता। उसने कहा था जी मार दो 4 ब्राह्मोस, कराची पे तबाह कर दो, फूंक डालो। हाँ जी, फूंक डाला। अच्छा, लेकिन लेकिन बात ये है कि वो जो भाई साहब हैं वो तो कह रहे थे, तो इनके एक ये भी जो है ना एक डर्टी ड्रीम है कि पाकिस्तान के अंदर कराची से हम मैरिटाइम ब्लॉकेट कर दे या कुछ और कर दे। याद तो रखें कि पहले तो पाकिस्तान की किसी से बहुत ज्यादा अलायंसेस नहीं थे, लेकिन आपने देखा है कि उस वक्त से अभी तक कितना पाकिस्तान ने गेन किया है। जो लोग न्यूट्रल थे, और ये ख्वाजा आसिफ सही कह रहे थे, जो लोग आपके मुखालिफ थे वो चुप कर गए, या कम से कम न्यूट्रल हो गए, चुप करके बैठ गए। दूसरा, जो न्यूट्रल थे वो आपके साथ अलाइन हो गया, जो आपके दोस्त थे वो और करीब आ गए। इंडिया जो कुछ करता रहे, मैं अभी चंद हफ्तों पहले शंघाई में था, तो शंघाई के अंदर हम वैसे तो हम कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, लेकिन एक छोटी सी उसमें गए मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। तो वहाँ पे एक बंदा था जो अंग्रेजी बोल सकता, वो पाकिस्तानियों को पहचान भी रहा है, हमें कम्प्लीमेंट भी दे रहा है, पाकिस्तान अच्छा है, दोस्ती की बात भी कर रहा है। फिर वो कहता है कि लगता ये नहीं है कि आप अमेरिका के ज्यादा करीब हो रहे। उसको हमने सिर्फ ये पूछा, और खासतौर पर उसने बात की मजीद ब्रिकेट की। अब कमिंग फ्रॉम समबडी हु इज जस्ट इन द मार्केट, इट इज वेरी यूनिक एंड वेरी अनयूजुअल, राइट?
तो मैंने पूछ लिया कि कहाँ से पता चला कि ये मजीद ब्रिगेड को अमेरिका ने बैन किया, और तुम्हें ये नाम कैसे पता? तो उसने कहा कि जी मैं इंडियन कमेंटेटर को चाइनीज चैनल के ऊपर देख रहा हूँ, इंडिया के पास प्रोपेगेंडा का अच्छा खासी कैपेसिटी मौजूद है, तो उन्होंने इस्तेमाल की हुई है। लेकिन हमारे पास भी कुछ ना कुछ हुआ है, चाइना और पाकिस्तान में तो दिल जुड़े हुए ना भाई, और सऊदी अरब पाकिस्तान के भी जुड़ गए, इंशाल्लाह आप देखेंगे उसकी बरकत कितने ज़्यादा होती हैं। और फिर अमेरिका के साथ भी हम अच्छी दोस्ती करें। मेरा तो आर्गूमेंट हमेशा से ये रहा है कि अमेरिका और चाइना को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, डीकपलिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आपने डीकपल किया दोनों की इकोनॉमीज को बहुत नुकसान हो जाएगा। और उसके लिए एक छोटा सा मैंने शॉर्ट भी बनाया था, आप देख लीजिएगा जब भी आपको मौका मिले। तो खैर अब तो हमारे पास बहुत रिलायबल एलाइज भी हैं, उस वक्त भी थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा होप नहीं कर रहे थे कि उनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर ये कि जो अगेन वही वाला मसला है इंडिया की प्रोक्योरमेंट और उसकी इंटीग्रेशन बिल्कुल फ़र्क है। वो एडमिरल गतुशको को उन्होंने कर लिया, अल्लाह के कहते हैं कराची के भाई, कराची से करीब जो है ना, आप अपने जहाज ही खड़े कर, तो उससे पाकिस्तान के कौन से चार साइडों पे साहिल है, सारी बात है कि एक साइड पे है, तो इट डजंट कंप्यूट। तो इंडियंस जो है ना, बस वो उन्होंने वो करना होता है ना कि उल्टा सीधा होके अपने आप को साबित करने की कोशिश कि मैं बड़ा कमांड हूँ और बहुत कुछ है, लेकिन आपने ऑप्टिक्स में पैसे भी झोंक दिए और अपना नुकसान भी कर लिया। तो मैं ये बता दूं कि अगर इंडियंस ने ये दो कामों में से करने की कोशिश की, जहाज उड़ाने की कोशिश की हम पे अटैक करने के लिए, पहले तो वो बॉर्डर पे आके गिरे थे, लेकिन अब वहीं पे गिरेंगे जहां से उड़ेंगे, ये मैं बता दूं। इतनी ज्यादा पाकिस्तान ने इन 5 महीनों में भी एडवांसमेंट कर लिया, ठीक है, इंटीग्रेशन के साथ बहते हुए। दूसरा, नेवी के बारे में जितने स्पेकुलेशन करनी है कर लो, लेकिन कोई वजह है कि नेड़े नहीं लगे तुझी। उसकी वजह यह है कि नेवी ने भी बहुत मेहनत की हुई है, और ख़ास तौर पे जो हमारे ऊपर इंडिया की वजह से बैन लगते रहे या एक्सेस कम होती रही, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोक्योरमेंट के इशूज़ हुए वो तो नेवी को होते रहेगा ना। और नेवी ने जो अपने उस पर सलाहियत पे काम किया, मैं गया था मार्सियो में, और बाकी उसमें जो उनके वर्कशॉप्स हैं मुख्तलिफ नेवल, तो बल्कि नेवल वॉर कॉलेज में जाकर तकरीरें भी की हैं मैंने। तो मुझे एक बात पता है कि नेवी भी आपको करीब नहीं पटकने देगी, तो इंडिया ने मजीद बेइज्जती करा दी, करा ली। अब ये है कि अगर इंडिया कोशिश करता है और नाकाम हो जाता है तो होगा क्या? पहले तो उनके पास फिर भी ये था ना कि हमने जल्दी जल्दी कर लिया। अब उनका जनरल त्रिवेदी खुद कह रहे हैं कि अब हम तैयार हैं। ਇਹਦਾ मतलब है भाईजान तुसी तैयार नहीं सो, है ना, और अब हो गया। अच्छा, अगर आप अब तैयार हो, तैयारी के साथ आते हो, फिर मार खा के जाते हो, तो उसका फर्क क्या पड़ेगा? इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया के पास 36 रियासत है, हर रियासत में डिसेंट्रलाइजेशन के लिए डिमांड मौजूद है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंट किस्म के लोग भी मौजूद हैं, शायद डर जाते हो, चुप करके बैठे हो, छुपे हुए, लेकिन हैं मौजूद। अगर आपने अपनी आर्मी की डेटरेंस बाहर की जगह अंदर की भी जो होती है, हमेशा याद रखें कि जब सिविल वॉर होती है तो आर्मी जाती है ना आगे, अगर आपने डेटरेंस अपनी वहाँ पे खो दी, ग्राउंड में खासतौर पर खो दी, तो देन यू स्क्रूड भाईजान। बैल्कनाइजेशन की जितनी मूवमेंट्स है वो तेज हो जाएंगी। तो इसलिए बेहतर तो ये होता कि, और देखो ना यार, स्टेरियोटाइप्स हैं, वो बनिया थी, बाकी चीज़ों के बारे में हमें कहा जाता था बुली इज अ कावर्ड, है ना, लेकिन जिस तरह से इन्होंने चाइना को नोटिस किया, वेपन्स हैं, ये तो ज़्यादा मजेदार है, तो फिर जाके वो जो जिस तरह से वो बैठ गए पाँव, तो उसका, और अभी जो है ना वहाँ पे भी नाकाम हो गया, अमेरिका में भी नाकाम हो गया, लेकिन इस सारे काम की वजह से उन्होंने एक तो अपने नेचर को दिखा दिया, दूसरा यार अगर इतना ज्यादा लोगों के नीचे लग जाते हो तो तुम्हारे नेबर्स जो है, जिनमें से हर कोई तुमसे तंग आया हुआ है, अब नेपाल बेचारा जो है ना, हुकूमत की तब्दीली होगी, नई हुकूमत बेशक जो कुछ करे, लेकिन अवाम के जज्बात तो नहीं है इंडिया के साथ। तो एवरी वन इज टायर्ड ऑफ व्हाट इंडिया हैज बीन डूइंग, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव बेचारे को जो है ना, बिकॉज दे आर वेरी वल्नरेबल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, तो आपने उनको उनके बाजू मोड़ तोड़ के उनको अपने साथ में लाने की कोशिश कर ली है, लेकिन फिर भी एवरी वन इज डिमोरलाइज, एवरी वन इज सस्पिशियस ऑफ इंडियाज गवर्नमेंट। और ये पता नहीं है कि कब वो कहेंगे जी अच्छा जी अब मोदी जी के जी खुश करने के लिए जूते, दो जूते तुम भी खा लो। म्यांमार का भी यही हाल है। तो इन तमाम चीज़ों में अगर इंडिया ने करनी है, अगर चाइना के नीचे लग सकते हो भाई, अगर अमेरिका के नीचे लग सकते हो, अगर बरतानिया के नीचे लग सकते हो, यूरोप के नीचे लग सकते हो, तो हमसे भी दोस्ती कर लो यार। थोड़ा सा हम नहीं कहते हमारे नीचे लगो ये, लेकिन ऊपर जो है ना सर पे बैठने की कोशिश हो, उसको तो छोड़ दो। खैर, ये थे मेरा एनालिसिस, और ये याद रखिएगा कि इंडिया ने जितना नुकसान कर लिया, अगर आप मेरा उस वक्त का एक अंग्रेजी का वीडियो इसी चैनल पे मौजूद है जिसके अंदर मैंने एनालिसिस किया था इंडिया के वॉर स्ट्रेटजी को, अंग्रेजी में है, लेकिन अगर आप देख लें उसके अंदर बार बार मैंने कहा था कि इंडिया पता नहीं है कि उसने क्या लूज कर दिया। और उससे पहले जब अटैक इंडिया ने नहीं किया था तो मैं पीटीवी के ऊपर बैठ के मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के ये बात कह रहा था कि इंडिया को ये याद रखना चाहिए कि ये जो 2019 में हो गया जनरल बाजवा के ज़माने में, जिसके अंदर फौरन झटपट करके बंदा वापस कर दिया, सब कुछ हो गया, और रिटेलिएट भी एक लिमिटेड उससे किया, तो दैट वोंट हैपन। जस्ट लुक एट द फोर्स डिप्लॉयमेंट एंड फोर्स पोस्चर, और वही हुआ, हमने दिखा दिया उनको कि हमारे क्या कैपेबिलिटीज, और इंडिया जो है किस खामख्याली में मौजूद है। अब सवाल ये है कि अगर अब होता है तो क्या होगा? If I was right,
before the attacks. If I was right about what happened after it, तो अब लगता है कि अब मैं कुछ हालत कह रहा हूँ. इंडिया का मसला ये है, खासतौर पर मोदी का और उसके लोगों का, वो समझते हैं कि पूरे के पूरे घर को गिरा दो अगर एक बंदे से कोई गलती होगी, मिसकैलकुलेशन होगी. और ये जो मेंटालिटी है, ये जो एक्सट्रीमिज्म है, ये बॉलीवुड की फिल्मों में चल जाता होगा, लेकिन इट इज eventually people start calling you out, and that is what is happening. Just wait and see what happens if India goes for any misadventure. I hope for the sanity sake, क्योंकि मुंह काला करके लोगों को फिराया जाएगा. मोदी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जो बाकी लोग हैं ना, इनके साथ कौम यही करेगी कि अगर फिर अटैक किया और फिर हार गए. और ये याद रखें, खुद उनके जर्नैल कह रहे हैं कि जी हम एक मुल्क से नहीं 2 मुल्कों से जंग कर रहे थे. अब आपको पता है कितने मुल्कों से अभी जंग होगी? कम से कम 17 से. ठीक है, इससे ज़्यादा भी नंबर हो सकता है. तो ज़रा सोच ले इससे पहले कि आपके ऊपर कोई खामखा पर प्रेशर है. अगर ऑपरेशन सिंदूर ना किया होता तो मोदी जी कम जो है ना बेइज्जती सहनी पड़ती जितनी बाद में सहनी पड़ी. तो इसलिए आई होप के सैनिटी प्रिवेल्स. बहरहाल आपको पता है कि इंडिया के अंदर इस वक्त सैनिटी का कोई काम नहीं है. गरीब लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, शरीफ लोग हैं, लेकिन डरे हुए. यार कोई नहीं चाहता कि उनके घर पे आके हमला हो जाए, उनके घरों को गिरा दिया जाए, उनके बच्चों को मार दिया जाए, उनके बड़ों को मार दिया जाए, उनको खुद मार दिया जाए. तो इसलिए सारे चुप करके बैठे. देखें कहाँ तक जाती है ये बात. लेकिन आई डोंट थिंक वो डेस्परेशन का लेवल मौजूद है जिसपे एक मुल्क से वॉर करनी पड़ जाए. और फिर वो जो होता है ना क्रिटिकल कोई रीजन, जिसको कंटिजेंट वो कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, वो भी नहीं है. जैसे कम से कम मैंने कहा ना पुलवामा सॉरी ये जो पहलगाम है, उसका नाम तो था ना, अभी तो कोई ऐसा नाम नहीं है. और अगर कोई मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसके लिए 1 महीना बहुत कम टाइम है, और उस मैन्युफैक्चर करने में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी. तो इसलिए मेरे ख्याल में ये होगा नहीं. ये था जी आज का वीडियो. अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल का आइकॉन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे. उसके साथ साथ सोशल्स को भी फॉलो कीजिए. और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको प्रमोट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसको दूसरों तक भी पहुंचाइए. ये आपके लिए एक सवाब का काम भी होगा. और मैं क्योंकि जब भी इंडिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी जरिए से, हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जगह मौजूद हैं जहाँ पढ़ा के लगते. तो ऐसे वक्त में मेरा अपना प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग होना और उसके अंदर आपकी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. इस चैनल को इतना बड़ा कर दीजिए कि आप लोगों तक मैं बगैर किसी सेंसरशिप के डर के या बगैर किसी और इस तरह की किसी चीज़ के मैं आराम से अपना कंटेंट लेके आ सकूं और आपके तमाम सवालों का जवाब दूँ. और कोशिश होगी कि मैं डेली अपडेट करूँ, कोई ना कोई नया एंगल, नई स्टोरी आपके पास लेके आऊँ. लेकिन इस वक्त एनकरेज कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को इन्वाइट भी कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय.